हेलो बच्चों। तो आज हम लोग एसएस में चैप्टर नंबर 8 शुरू करें, जो चैप्टर का नाम है फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स। फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स, जिसमें सबसे पहले हम लोग समझें कि कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये कहलाता है कि एनी सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ रूल्स designed to govern a country's regime is known as constitution. Any systematic collection of rules, कि जिसके अंदर सब रूल्स का एक सिस्टमेटिक कलेक्शन हो, हर चीज़ के लिए कोई ना कोई रूल बना हुआ हो। डिज़ाइन टू गवर्न अ कंट्रीज रेगिमी मीन्स कि हमारे देश का जो भी कामकाज है उसे गवर्न करना, मतलब कि उसे चलाने के लिए ये जो रूल्स बनाए जाते हैं इज नॉन एज कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। शॉर्ट और सिंपल कहो तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कहलाता है हमारा कानून। कॉन्स्टिट्यूशन क्या? हमारा कानून। जैसे कि हमारा भारत देश, तो हमारे भारत देश का कानून, तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। पता है कॉन्स्टिट्यूशन हर कंट्री के लिए ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो डॉक्यूमेंट कहलाया ना, वो कोई भी देश का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट कहलाया, कि कोई भी कंट्री के सभी लॉज, सभी कायदे कानून वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमेशा सिचुएशन के हिसाब से, लोगों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से बदलते रहते हैं। कानून हमेशा बदलते हैं कि नहीं? सही बात कि नहीं? ठीक है। आप इमेजिन करो, चलो एक ऐसे ही सिचुएशन बता रहा हूँ कि आप इमेजिन करो कि आप लोग स्कूल में जब पढ़ते हो तो स्कूल के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, एक सिस्टमेटिक रूल्स होते हैं ना, कि स्कूल में इस टाइम से इस टाइम तक आपको आना है, उसमें यही यूनिफॉर्म पहन कर आना है, आपका इतने से इतने बजे तक ये पीरियड होगा। ये सब एक रूल्स होते हैं कि आप सबको ऐसे ऐसे काम करना है। इसके अलावा कि अगर आपने जो काम नहीं किया तो ये नहीं किया तो ऐसी पनिशमेंट मिलेगी। सही बात कि नहीं? कि अगर होमवर्क नहीं किया तो ये पनिशमेंट है, कि अगर आपने यूनिफॉर्म प्रॉपर नहीं पहना है तो ये पनिशमेंट है, कि अगर आपने जो है वो क्लास में नॉइस किया है तो ये पनिशमेंट है। हर चीज़ की अलग अलग पनिशमेंट और हर चीज़ का पर्टिकुलर रूल्स। तो एक छोटा सा स्कूल जब चलाना हो तो भी इतने सारे रूल्स बनाने पड़ते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ों के रूल्स बनाने पड़ते हैं। तो इमेजिन तो करो कि जब पूरा देश हमें चलाना है तो उसके लिए रूल्स की ज़रूरत नहीं है। पड़ेगी कि नहीं रूल्स की ज़रूरत? पूरा देश चलाने के लिए रूल्स नहीं, तो उनके लिए जो ये रूल्स बनाए जाते हैं ना, हर छोटी छोटी बातों के, तो उसे ही तो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और ये रूल्स ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। इनकी वजह से ही पता चलता है कि भाई हमारे देश में पहली बात तो अगर कोई गलती करे तो कौन सी गलती के लिए क्या सजा दे। हमारे कंट्री में भी तो ऐसा ही है ना, कि अगर किसी ने चोरी की तो उसके लिए ये सज़ा है, किसी ने किसी को धोखा दिया तो उसके लिए ये सज़ा है। आप लोग वो नहीं सुनते? कभी कोई मूवीज़ वगैरह देखी होगी तो उसमें जो है वो जब अदालत का सीन चलता है ना, तो उसमें जो जज होता है वो जज सज़ा देने के लिए फिर कुछ ऐसे वर्ड्स कहता है कि भाई दफ़ा 302 के तहत, है ना, या दफ़ा ये दफ़ा वो। तो ये जो दफ़ाएं होती हैं ये सब क्या कहलाए? यही सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के आर्टिकल्स, मेन पार्ट्स कहलाए, कि जिनके अंदर हर एक दफ़ा मतलब हर एक रूल लिखा हुआ है। जैसे जैसे समझो हर एक रूल लिखा हुआ है कि कौन सा, किसने क्या गलती की तो उसको क्या सज़ा मिलेगी। किसी ने ट्रैफिक के नियम तोड़े तो उसके लिए ये सज़ा, किसी ने जो है वो अगर टैक्स पे नहीं किया है तो उसके लिए ये सज़ा। हर एक छोटी छोटी बातों के लिए उसमें क्या कह सकते हैं कि भाई मेंशन किया हुआ है, हर छोटी छोटी बातों का वहाँ मेंशन किया हुआ है कि कौन किसके लिए क्या सज़ा है और कौन सा काम कैसे करना चाहिए। तो यही कॉन्स्टिट्यूशन है। इससे ही हमारी पूरी कंट्री जो है वो इजीली और आराम से चल पाती है। सही बात है, बिना कोई मिस्टेक से जो है वो ये चल पाती है, इनकी वजह से ही, इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखो ना, तो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है।
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में जो है वो करीबन 3 साल जितना टाइमिंग लग गया था। 3 साल जितना टाइमिंग करीबन लगा था कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए। जो इमेजिन करो, दुनिया का सबसे बड़ा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो हमारे भारत का इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने और कैसे बना, जो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचे कि हमारे भारत का ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे और किसने बनाया। जो पॉइंट आता है प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें समझना कि यहाँ पर जो है वो ब्रिटिशर्स का रूल था ना पहले 1947 से पहले। सुनना पूरी बात, यहाँ मैंने सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं, सिर्फ वर्ड्स लिखे हैं, अब पूरी बात सुनना ध्यान से। कि यहाँ पर 1947 तक ब्रिटिशर्स का रूल था और उस वक्त उनका ही कानून चलता था, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। इंडियंस की कोई बात मानी नहीं जाती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए यहाँ पर जो मूवमेंट्स हुई, जो आंदोलन हुए, जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, तो आखिरकार ब्रिटिशर्स को भी एहसास हुआ कि अब हम लोग इंडिया में रह पाएंगे नहीं। उनको रियलाइज़ हो गया कि अब जो है वही इंडिया में टिकना मुश्किल है, अब यहाँ के लोग हमें यहाँ पर नहीं रहने देंगे। इसकी वजह से 25 मार्च 1946 को, अब ये डेट याद रखना, 25 मार्च 1946 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कैबिनेट मिशन बनाया, मतलब एक टीम बनाई कि जिसमें जो है वो ये कह दिया कि अब हम लोग इंडिया छोड़ने के लिए तैयार हैं और हम लोग सोचेंगे कि भाई कैसे कैसे इस इंडिया से हमें बाहर निकलना है, कैसे ये इंडिया छोड़कर जाना है। मतलब 1946 में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो डिक्लेयर कर दिया था कि अब हम लोग इंडिया छोड़ के जाएंगे। और गए थे कब? 1947 में, अगस्त 1947 में, 1 साल के बाद कुछ करीबन। तो 25 मार्च से ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था जैसे कि हाँ भाई हम लोग यहाँ से अब धीरे धीरे सब प्रोसेस पूरी करके जाएंगे। सब प्रोसेस तो पूरी करनी पड़े ना। आप सोचो तो सही, ब्रिटिशर्स यहाँ पर 300 साल जितने रहे थे, तो यहाँ से जाना हो तो खाली 3 दिन में थोड़ी चले जाएंगे कि भाई बोरिया बिस्तरा बंद करके और यहाँ से चले गए इंग्लैंड। ऐसा थोड़ी था। 300 साल से वो यहाँ पर रहते थे, तो यहाँ पे कितना सारा उनका कामकाज होगा, उनके भी अपने बनाए हुए घर होंगे, उनके अपने बनाए हुए जो है वो ये कंपनियाँ, शॉप, सब कामकाज होंगे। तो उन सब को समेटना, उसे पूरा करना, फिर यहाँ से जाना ना, तो उनको बहुत टाइम लगने वाला था। इसलिए 1946 में ही उन्होंने डिक्लेयर किया था। अब उन्होंने जब डिक्लेयर किया तब उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब कि एक ऐसी दूसरी टीम बनाई गई कि जिसने ये नक्की किया कि अब ब्रिटिशर्स जब चले जाएंगे ना, तब उसके बाद हमारा अपना कानून होगा। ब्रिटिशर्स थे तो तब तक तो उनका कानून चल रहा था, लेकिन अब ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर किया कि अब हम लोग जा रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स चले जाएंगे तो अब इंडिया के लिए नया कानून कौन बनाएगा भाई? अब इंडिया में कौन सा कानून चलेगा? अब थोड़ी ब्रिटिशर्स का चलेगा। इसीलिए इंडिया को खुद का नया कानून बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी, एक टीम बनी, जिस टीम में 385 मेंबर्स थे। कितने मेंबर थे उस टीम में? 385 मेंबर्स। और ये मेंबर सब अलग अलग रिलीजन के, अलग कास्ट, अलग जेंडर, हर तरह के थे। हर जगह से, इंडिया के अलग अलग कोने में से जो है वो लोग थे, सब कास्ट के, सब रिलीजन के लोग इसमें थे। जिसमें मेन अगर मेंबर्स का हो ना, 385 में से मेन कुछ मेंबर्स, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, HP मोदी, HV कमंत, फ्रैंक एंथनी, कन्हैयालाल मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर, बलदेव सिंह, और वुमेन्स में भी थे सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, एटसेट्रा। तो ये सब मेंबर्स थे, ये सब मेन मेंबर्स थे इसमें। इनमें ये जो एक कमेटी बनी ना, ये जो टीम बनी ना, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो इस टीम के प्रेसिडेंट बने। नाम याद रखना बेटा, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो इनके प्रेसिडेंट बने। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो इनके चेयरमैन बने।
ये इस टीम के डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर वो चेयरमैन बने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो प्रेसिडेंट बने और इन्होंने काम शुरू किया। ये 385 मेंबर्स ने कुछ करीबन 2 साल 11 महीने और 17 दिन तक काम किया। 2 साल 11 महीने 17 दिन मतलब समझे अप्रोक्सीमेट 3 साल हो ही गए। 3 साल में खाली 13 दिन कम थे। 2 साल 11 महीने 17 दिन काम किया और इनके बीच में इनके 166 सेशंस हुए। छोटी बड़ी जो गैदरिंग कहते हैं ना, मीटिंग कहते हैं, तो कितनी 166 मीटिंग्स हुई इनकी। और जिन मीटिंग के में उन्होंने हमारी इंडिया की हर छोटी छोटी बातों को इंक्लूड किया, कि जिनमें उन्होंने जो है वो ये 295 जितने आर्टिकल्स और 8 जितने अपेंडिक्स पहले बनाए थे। 295 आर्टिकल और 8 अपेंडिक्स कि जिसमें फिर अमेंडमेंट किया, फिर चेंजेस किया आगे, पर कानून भी बनाया, फिर उसमें चेंजेस भी किए। 395 आर्टिकल्स बने और 9 अपेंडिक्स बने। कुछ आर्टिकल्स मतलब समझो कि भाई चैप्टर्स समझो आप लोगों के लिए अगर इजी समझना हो तो आर्टिकल्स मतलब कि भाई जो वो पार्ट्स समझो, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के 395 पार्ट्स एंड 9 जितने अपेंडिक्स मतलब कुछ ऐसी बातें हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में कभी चेंज नहीं की जाएगी, कुछ फिक्स बातें। वो 9 जितने अपेंडिक्स खास रूल बनाए गए, बराबर। तो 2 साल 11 महीने 17 दिन काम करने के बाद, इंडिया की हर छोटी छोटी बातों को इंक्लूड करने के बाद फाइनली 26 नवंबर 1949 को ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 मतलब हमारी आज़ादी के भी 2 साल बाद। आज़ादी मिली थी 1947 में, उसके भी 2 साल बाद 1949 को ये तैयार हुआ। और उसके बाद उसी वक्त उसे अमल में नहीं लाया गया, उसी वक्त उसे अप्लाई नहीं किया। 26 नवंबर के बाद अगर हो सकता था तो 27 नवंबर या उसके आसपास की कोई डेट को हमारा कानून अप्लाई कर देते ना, ठीक है ना, उसका इम्प्लीमेंट कर देते। लेकिन हमारे इंडिया के लोगों ने इंतज़ार किया, 2 महीने और इंतज़ार किया, कि जिसमें फाइनली 26 जनवरी 1950, सॉरी बेटा, यहाँ मैंने 1930 लिख दिया, 1950 में 26 जनवरी 1950 को जो है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ। कि तब से हमारा ये नया कानून, कि अब हमारे इंडिया में हमारा कानून चलेगा, कि तब से हमारी कंट्री जो है वो रिपब्लिक कंट्री कहलाई, हमारा नेशन वो रिपब्लिक नेशन कहलाया। इसी वजह से तो 26 जनवरी वो रिपब्लिक डे की तरह मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस, कि अब हमारा खुद का कानून है, अब हम दूसरों के कानून से नहीं चल रहे। तब तक दूसरों का ही कानून चलता था, लेकिन अब हमारा अपना कानून है। तो 26 जनवरी 1950 को ये कानून बना। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट समझना है कि क्यों 26 जनवरी। आपको पता है कि हमारी सरकार ने यही तारीख क्यों चुनी? कानून तो बन चुका था 26 नवंबर को ही, तो 2 महीने इंतज़ार क्यों किया? क्यों इंतज़ार किया 2 महीने कि 26 जनवरी को ही? क्योंकि 26 जनवरी वो हमारी हिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको अगर याद हो तो पहले के स्टैंडर्ड में भी ये पढ़ते थे, और एक बार आपको फिर से याद करवाऊँ कि 26 जनवरी 1930 को ही, 1930 को 20 साल पहले, इसलिए मैंने वो गलती से लिख दिया था कि 26 जनवरी 1930 को ही जो है, जब हमारे इंडिया के कुछ लीडर्स लाहौर की रावी रिवर के पास गए थे और वहाँ पर हमारी आज़ादी की कसम खाई थी। उस वक्त तो ब्रिटिशर्स का रूल था और ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत ज़ोर शोर से लड़ाइयाँ चल रही थी। तब उस वक्त जो है हमारे इन लीडर्स ने लाहौर की रावी रिवर उसके पास जाकर शपथ खाई थी उन्होंने कि अब भले ब्रिटिशर्स माने कि ना माने, हमने आज़ादी मान ली है। कि भले ब्रिटिशर्स ना बोले, अब हम खुद को आज़ाद मानते हैं और अब हम ब्रिटिशर्स का कोई रूल नहीं मानेंगे। और इस तरह से कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, पूर्ण स्वराज
कंप्लीट इंडिपेंडेंस की एक बहुत बड़ी मूवमेंट वहाँ से शुरू हुई थी 26 जनवरी 1930 से। इसके लिए 26 जनवरी वो हमारी इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे था। तो जब हमारा कानून भी बना ना, वो तो बन गया था 26 नवंबर को, लेकिन गवर्नमेंट ने 2 महीने इंतज़ार किया कि 26 जनवरी जो इतना अच्छा दिन है ना, उस दिन से हम लोग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे, शुरू करेंगे। तो इसलिए हमारे इंडिया का अपना कानून वो 26 जनवरी 1950 से शुरू हुआ और तब से हमारा नेशन वो रिपब्लिक नेशन कहलाया। सही बात है कि नहीं? तो इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। कभी अगर आपको टाइम मिले ना, तो आपके आसपास की कोई भी लाइब्रेरी वगैरह हो, तो उस लाइब्रेरी में जाना और उस लाइब्रेरी में जस्ट अगर वहाँ पर नहीं भी जो है वो ख़रीदनी ना भी हो, पढ़नी ना भी हो ना, तो सिर्फ एक लाइब्रेरी में जाकर एक बार चेक करना और वहाँ पर पूछना कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बुक कहाँ पर है। तो आप एक बार देखना, सबसे बड़ी बुक आती है और कुछ करीबन आपके जो है वो 1000 पेजेस जितनी ओरिजिनल बुक आएगी। ठीक है, कभी जो है वो समय मिले तो एक बार ज़रूर इस कॉन्स्टिट्यूशन को देखना। तो अब वो कॉन्स्टिट्यूशन तो ठीक है, हम लोग देखेंगे, लेकिन अब आगे देखें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी स्पेशल टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी स्पेशल बातें लिखी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनमें हम लोग सबसे पहला पॉइंट देखें वो आता है प्रीएम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल। अब प्रीएम्बल मतलब क्या? प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कोर पार्ट, मतलब मेन पार्ट कहलाता है। हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन शुरू ही प्रीएम्बल से होता है। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज है, जो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे फोटो दिया हुआ है, बराबर। ये हमारा प्रीएम्बल कहलाता है। प्रीएम्बल मतलब क्या? अब चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये देखो, ये जैसे मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा, हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। इतने सारे रूल्स, इतने सारे आर्टिकल्स, इतने सारे जो है वो लॉज उसमें लिखे हुए हैं कि ये पूरे के पूरा पढ़ना वो सबके लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सबके लिए उसमें पॉसिबल तो नहीं है। जो जो लॉयर बनते हैं, ठीक है ना, जो वकील बने, जो जज होते हैं, उन्हें ठीक है, उनके लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना कंपलसरी है। बाकी सब के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना तो चाहिए, लेकिन कंपलसरी नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग ही कहोगे। अभी जैसे मैंने बताया 1000 पेज की बुक, अरे बाप रे 1000 पेज, कौन पढ़ेगा उसे? तो 1000 पेज तो वैसे भी कोई नहीं पढ़ेगा। लेकिन इन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर शॉर्ट में समझना हो ना कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से टॉपिक के ऊपर चीज़ें लिखी गई हैं या बातें लिखी गई हैं, तो वो इस प्रीएम्बल में आता है। जब कोई बाहर के देश के लोग आते हैं तो यहाँ पर वो इंडिया में रहेंगे, तो उन्हें इंडिया के कानून के हिसाब से, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। और यहाँ के हिसाब से अगर अब वो चलेंगे तो फिर उन्हें यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन पता तो होना चाहिए। अब बाहर के लोग जब यहाँ पर आएंगे तो वो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ते, वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल पढ़ते हैं। कि जिस प्रीएम्बल में आप लोग यहाँ फोटो में ही देख रहे हो कि कुछ चीज़ें ना बोल्ड में लिखे हुए हैं, कैपिटल में लिखे हुए हैं, ये सब वो कॉन्स्टिट्यूशन की मेन थिंग्स कहलाती हैं। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन की मेन थिंग्स कहलाती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स कहलाती हैं। और इसी वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो पहचाना जाता है इस प्रीएम्बल की वजह से। दूसरा सबसे शॉर्ट एग्जांपल आप लोगों को वो कह सकते हो कि जैसे आप कोई अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ते हो ना, टेक्स्ट बुक के पहले क्या होता है? इंडेक्स होता है, जिस इंडेक्स में सब चैप्टर के नाम लिखे हुए होते हैं। तो आपको वो नाम पढ़ के पता चल जाता है ना कि हाँ उस चैप्टर में इसके बारे में लिखा होगा। ये समझो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स है।
लेकिन प्रॉपर इंडेक्स नहीं है, प्रियम्बल की अलग इम्पोर्टेंस होती है। ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये एक इंडेक्स की तरह है। जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद प्रियम्बल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरुआत ही इस प्रियम्बल से होता है। प्रियम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन का सोल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की मेन आत्मा कही जाती है, जान कही जाती है इसे। इतना ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे ही पता चलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी कंट्री किसके ऊपर टिकी हुई है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, उसमें ये सबसे पहला पेज ये प्रियम्बल बनाया गया। ये प्रियम्बल जो है वो 1976 तक अनचेंज्ड रहा। और जैसे यहाँ लिखा हुआ 1976 तक प्रियम्बल चेंज हुआ नहीं, लेकिन 1976 के बाद ये कुछ चेंज हुआ और इसमें नए वर्ड ऐड किए गए। जो वर्ड थे सोशलिस्ट, सेक्युलर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ये शब्द ऐड किए गए। जैसे आप पास में फोटो में देख रहे हो कि यहाँ पर जो कैपिटल लेटर्स है ना, उसे वही लिख रहा हूँ, वही से रीड कर रहा हूँ। जैसे द पीपल ऑफ इंडिया, वो पता चलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लोगों के लिए लिखा हुआ है। सोवेरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कि हमारी कंट्री सोवेरियन कंट्री है, एक साथ यहाँ पे सब जो है वो कास्ट के लोग एक साथ रहते हैं। जस्टिस, कि यहाँ पर जस्टिस के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। लिबर्टी, कि यहाँ पर हर किसी को अपनी बात कहने की आज़ादी है। लिबर्टी मतलब आज़ादी है। इक्वालिटी, यहाँ पर हर किसी को एक समान माना जाता है, सबके साथ एक जैसा बिहेव किया जाता है। फैटर्निटी, कि फैटर्निटी का मतलब होता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब एक साथ एक यूनिटी के साथ रहते हैं। सही बात ना। तो देखो ये जो वर्ड्स है ना, कि जिससे डायरेक्टली हमें पता चल जाता है कि हमारी कंट्री में कौन कौन से टॉपिक्स चलते हैं। प्रियम्बल यही चीज़ तो बताता है। इसी वजह से तो प्रियम्बल की जो है वो स्पेशल इम्पोर्टेंस है। प्रियम्बल जिन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है ना, तो उन्हें ये गाइडेंस देता है। प्रियम्बल एक छोटी सी गाइडेंस है कि जिससे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन न भी पढ़ा हो तो उसे ये सब चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए। जब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी तरह की प्रॉब्लम आती है ना, या दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी, कि जिसमें हमारा अगर कॉन्स्टिट्यूशन बीच में आता हो, तो उसमें ये प्रियम्बल वो बहुत सपोर्ट देता है। कैसे सपोर्ट देता है वो तो हम लोग आगे देखेंगे ही। इसके अलावा प्रियम्बल से ये पता चलता है कि हमारी कंट्री के जो सिटीजन्स हैं, कि वो सिटीजन्स की जो है वो सोच कैसी है, यहाँ के लोगों की, यहाँ के नेताओं की, हर किसी की जो है वो सोच कैसी है, वो इस प्रियम्बल से पता चलता है। सो इन शॉर्ट कि प्रियम्बल वो कॉन्स्टिट्यूशन का सोल कहलाता है, बराबर ना, आत्मा कहलाई। अब इस प्रियम्बल में कौन कौन सी बातें इंक्लूड होती हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इसमें आते हैं, जो ये जैसे बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और कौन कौन सी स्पेशलिटीज़ हैं, ये अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।